गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम इन सोशल साइंस क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इटली और जर्मनी, इन दोनों जो नेशन स्टेट बने थे, इनकी नेशन स्टेट की हिस्ट्री को हमने डिस्कस किया था कि किन किन व्यक्तियों की कंट्रीब्यूशन से, योगदान से जो है जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ। जर्मनी का एकीकरण किसके प्रयासों से पॉसिबल हुआ बेटा? ऑटो वान बिस्मार्क। तो उसने ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की कि 7 ईयर्स के वार में जो 3 युद्ध हुए थे उसके डेनमार्क, फ्रांस और लास्ट में ऑस्ट्रिया के साथ, तो इन तीनों को जो बहुत ही पावरफुल शक्तियां थी यूरोप के अंदर, उनको हराया और प्रशा की लीडरशिप में पूरे 39 स्टेट्स को यूनिफाई करके 1871 में जर्मनी को एक नेशन स्टेट का दर्जा दिलवाया। अब नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। राष्ट्र राज्य किसे कहते हैं बेटा? राष्ट्र का मतलब होता है कि वो इंडिपेंडेंट है, किसी का गुलाम नहीं है। लेकिन जब उसके साथ राज्य का दर्जा जुड़ जाता है, राष्ट्र राज्य, इट मीन्स कि वहाँ पर पार्लियामेंट भी है और राजा का भी रूल है। तो ऐसा ही 1871 में जर्मनी के अंदर भी हुआ और इटली के अंदर भी हुआ। जर्मनी में जो काइज़र विलियम प्रथम, जो विल्हेलम जो सेकंड का जो है वो प्रशा का राजा था, उसके भाई को बाद में बना दिया गया, गद्दी के ऊपर वो बैठ गया। तो बिस्मार्क की हेल्प से काइज़र विलियम प्रथम ने प्रशा के नेतृत्व में इटली का एकीकरण कर दिया था। 1871 ईस्वी में ये कंप्लीट हुई यूनिफिकेशन। इसी तरह इटली के एकीकरण में भी बहुत सारे लोगों का योगदान था, जिसमें हमने जूसिप्पे मैसनी के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो मैसनी एक क्रांतिकारी था। ऐसे ही हमने काउंट कैमिलो दा कावूर, जिसे कावूर के नाम से जाना जाता है, वो भी पिडमोंट सार्डिनिया जो इतालवी राजघराना था उसका प्रधानमंत्री था। वो भी एक डिप्लोमेट था। उसने भी फ्रांस, ब्रिटेन को अपने फेवर में किया और जो अपना कट्टर दुश्मन था उसका, जो ऑस्ट्रिया ने बहुत सारे इलाकों पर, जिसमें लombardy, वेनेशिया, ठीक है, लombardy, वेनेशिया, पार्मा, मोडेना, टस्कनी, इनके ऊपर जो है ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग का कब्जा था, इसको छुड़वाया। ठीक है, कावूर के प्रयासों से ये हुआ। इसी तरह विक्टर एमेनुअल सेकंड जो राजा था, ठीक है, उसके प्रयासों से पेपल जो राज्य था, जिसमें पोप का राज था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया इन्होंने। और इसी तरह एक और क्रांतिकारी हमने पढ़ा, गैरीबॉल्डी। ठीक है, जूसिप्पे गैरीबॉल्डी, इसका यहाँ पर दिया हुआ है ब्रीफ में। जूसिप्पे गैरीबॉल्डी जो था वो भी एक क्रांतिकारी था। और मैज़नी, यहाँ पर ये देखो बेटा, इसको नोट कर लेना है, कई बार करैक्टर भी पूछ लेते हैं। जूसिप्पे गैरीबॉल्डी, तो इसकी डिटेल दी हुई है इसमें कि वो भी एक क्रांतिकारी था और उसके प्रयासों से जो सिसिली था, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, उसको जीतने में ये सफल रहा और लास्ट में इसको भी सार्डिनिया पिडमोंट में मिला दिया गया। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो हम आज पढ़ेंगे, ब्रिटेन की अजीब दास्तान। तो हमने अभी तक बेटा फ्रांस कैसे गणतंत्र बना, मोनार्शियल जो है रिपब्लिक, उसके बाद हमने यूनान की फ्रीडम को पढ़ा, इटली जर्मनी के नेशन स्टेट के बारे में पढ़ा। इसी तरह आज हम जो है ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटेन ये यूनाइटेड किंगडम कैसे बना। अब ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, या ग्रेट ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, तो ये सारे जो नाम हैं अलग अलग, ये क्यों पड़े और ये कैसे जो है एक नेशन स्टेट बना। ये किसी का गुलाम नहीं था, ये छोटे छोटे आइलैंड थे और इन आइलैंड्स को मिलाकर जो है एक यूनाइटेड किंगडम बनाया गया बेटा। तो ब्रिटेन, इंग्लैंड एक ही बात है। जब इसको हम ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं बेटा, मैप के थ्रू हम समझेंगे। ये देखो, ये मैप है इंग्लैंड का बेटा। तो इसमें
ये जो पार्ट है बेटा, ये वेल्स, वेल्स को अलग कर दो। ये सारा क्या हो गया, इंग्लिश वाला इलाका, यानी कि जो इंग्लैंड के लोग थे। ठीक है, ये वेल्स हो गया। इसी तरह ये सबसे ऊपर देखो, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को मिलाकर, यानी कि वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड, ये तो तीनों को मिलाकर क्या बन जाता है, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और जब इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड पूरा एक आइलैंड है, इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं, और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है जब इसके साथ मिल जाता है तो ये बन जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो ये मैप के थ्रू हमने देखा कि कैसे जो है ब्रिटेन यूके बना बेटा। तो हम ब्रिटेन के बारे में डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं कि क्या हुआ ब्रिटेन के अंदर ऐसा कि ये यूके बन गया ग्रेट ब्रिटेन से, और कैसी यहाँ पर पॉलिसी अडॉप्ट की। क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन जो है या यूके है, इसमें कोई क्रांति नहीं हुई थी, किसी भी तरह का कोई विद्रोह नहीं हुआ था। इवन कि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी कोई एफर्ट्स नहीं किए थे नेशन स्टेट बनाने के लिए। तो ब्रिटेन जो था, जो इसका राष्ट्र राज्य का मॉडल है या आदर्श है ग्रेट ब्रिटेन का, ये अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। लंबी कितनी, लगभग 200 साल चलती रही। धीरे 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 जो छोटे छोटे आइलैंड थे उसको इंग्लैंड में मिलाया गया बेटा। और 18वीं सदी के पहले क्या था, कोई राष्ट्र नहीं था ब्रितानी, यानी ब्रिटेन कोई राष्ट्र नहीं था। ये द्वीप समूह थे और इसमें अंग्रेज, वेश, स्कॉट, आयरिश, ये अलग अलग जो जातियों के लोग थे। निर्जातीय क्या होता है बेटा, ये वर्ड नोट करेंगे। इसमें जो नस्ल है, जो जातियां हैं, या जो उनका सांस्कृतिक जो भी कल्चर है वो एक जैसा होता है। उनकी पहचान दूर से हो जाती है कि ये स्कॉटिश हैं या ये अंग्रेज़ हैं या वेल्श हैं या आयरिश हैं। तो ये निर्जातीय थे, यानी कि इन छोटे से आइलैंड्स के अंदर अलग अलग जातियों के लैंग्वेज के लोग रहते थे। इन सभी जाति समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। सबकी अलग अलग संस्कृति थी। राजनीति का मतलब क्या है कि यहाँ जो रूल कर रहा था वो भी अलग अलग थे लोग। लेकिन आंग्ल राष्ट्र की जैसे जैसे धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, 3 चीज़ें देखो, धन दौलत और इनकी वैल्यू और इनकी पावर जैसे ही बढ़ी। अब ये आंग्ल राष्ट्र में क्या आ जाता है बेटा, ब्रिटेन। अब इनकी पावर कैसे बढ़ी, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति आई थी सबसे पहले इंग्लैंड में। हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ कि जो यूरोप था उसमें लघु उद्योग जो थे और छोटे मोटे जो दस्तकार थे, हथकरघा उद्योग थे, वो बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति की वजह से मशीनों का जो बना माल था वो बाज़ार में आ चुका था। अब उनके हाथ से जो बड़ी चीज़ें थी, जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स थे, उनके जो सामान की कोई डिमांड नहीं थी। तो अगर ये यूरोप के ऊपर इसका असर पड़ सकता है, तो जिस देश में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो उसमें भी इस चीज़ का हम असर देखेंगे बेटा। तो इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है कि बड़े बड़े उद्योग धंधे खुलने लगे और उनमें काम सारा मशीनों से होने लग गया। तो मशीनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा इंग्लैंड में भी हो रहा था, जिससे इंग्लैंड की जो धन दौलत थी, जो उसकी उनकी वैल्यू थी आइलैंड्स के अंदर, और जो पावर थी वो बढ़ गई, और जिसका असर जो है दूसरे राष्ट्रों पर अधिक पड़ा। जो आइलैंड थे उसके साथ छोटे छोटे, उनके ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा, दबदबा ज़्यादा बनने लग गया। और फिर क्या हुआ, इनका आपस में टकराव और संघर्ष हुआ, और
आंग्ल जो संसद थी 1688 ईस्वी में, इसने क्या किया, राजतंत्र से ताकत छीन ली। अब जो इंग्लैंड वाला एरिया हमने देखा है, वहाँ पर सभी जो थे मोस्टली लोग प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है, प्रोटेस्टेंट लोग थे। और उन्होंने क्या किया, क्योंकि प्रोटेस्टेंट जो थे वो ना ही पादरी को मानते थे, ना ही किंगशिप को मानते थे। वो क्या चाहते थे, संसद जो है बनाई जाए। तो इन्होंने भी क्या किया, 1688 ईस्वी में आंग्ल संसद का निर्माण किया और राजतंत्र से ताकत छीन ली। अब इसी आंग्ल संसद से क्या हुआ, एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ और इसका जो मुख्य सेंटर पॉइंट था वो इंग्लैंड था। अब इंग्लैंड का जो दबदबा था, उसका जो पड़ोसी देश था स्कॉटलैंड, जो हमने ऊपर देखा नक्शे में, मैप के अंदर, स्कॉटलैंड के ऊपर भी इसने ऐसा ही दबाव बनाया और स्कॉटिश लोगों को मजबूर होकर एक एक्ट ऑफ यूनियन पर साइन करने पड़े, जो 1707 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जो है शामिल होने पर मजबूर हो गए। यानी कि जो स्कॉटलैंड था, वहाँ के लोग जो थे वो कैथोलिक धर्म को मानते थे। अब कैथोलिक्स जो थे, जब राजतंत्र यानी कि राजा से सत्ता छीन ली गई थी और संसद का दबदबा बन गया था, और संसद के पास क्या था, धन दौलत और पावर, तो उसी पावर को यूज़ करते हुए स्कॉटिश लोगों को भी इम्प्रेस किया और स्कॉटिश लोगों को मजबूर कर दिया कि वो भी राजा को सत्ता से हटाने के लिए उनका साथ दें। और 1707 ईस्वी में उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन। इससे क्या बन गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अभी ये ग्रेट ब्रिटेन बना है। यूनाइटेड किंगडम कब बनेगा, जब इसके साथ आयरलैंड भी और वेल्स भी जुड़ जाएगा बेटा। तो अभी स्कॉटिश को अपने साथ मिलाया और वहाँ पर इंग्लैंड ने क्या किया, लोगों पे अपना प्रभाव जमाना यानी कि रौब जमाना शुरू कर दिया। और जो संसद में आंग्ल सदस्य ज़्यादा थे, यानी कि जो इंग्लिश लोग थे संसद में ज़्यादा थे, इसलिए जो वो कानून बनाते थे वो सभी को मानने पड़ते थे। और जो ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ हुआ, स्कॉटलैंड की जो संस्कृति थी, जो राजनीतिक संस्थान थे, उनको धीरे धीरे ख़त्म करते गए। यानी जो भी ब्रितानी संसद के लोग थे, उन्होंने इंग्लैंड के विकास के लिए क्या किया, जो स्कॉटिश थे उनको तो मिलाया ही, उनके क्षेत्रफल को अपने क्षेत्रफल में मिलाया, बल्कि उनकी जो लोगों की भाषा थी, संस्कृति थी, या जो पॉलिटिकल हब थे, उनको ख़त्म करके उनके ऊपर भी राज किया। स्कॉटिश जो थे, उन्होंने कैथोलिक कुलों ने भी जब अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया तो उनका दमन कर दिया गया। यानी कि जो कुलीन वर्ग थे, जो पोप थे, उन्होंने इनका विरोध किया। जो इंग्लिश जो प्रोटेस्टेंट थे उनका विरोध किया, लेकिन उनके पास क्या थी, पावर थी, पैसा था उनके पास, तो उनका दमन करने में ये सफल हो गए। और उनको जो स्कॉटिश लोग थे वो गैलिक भाषा बोलते थे, उनकी भाषा के ऊपर बैन लगा दिया। जो उनकी पोशाक थी, उनकी ड्रेस थी, एक पहचान थी, उसको भी ख़त्म कर दिया और उस पर अपनी ही संस्कृति थोपने लगे, अपनी भाषा थोपने लगे। और जो ड्रेस कोड बनाए थे वही उनको ड्रेस कोड वियर करने पड़े। और जिससे क्या हुआ, जो लोग कैथोलिक थे या जो उनको अपोज कर रहे थे, उनका बस तो चला नहीं, क्योंकि उनके पास पावर नहीं थी। उन्होंने विरोध किया लेकिन सफल नहीं हुए, तो उनको अपना जो वतन है, अपना देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इसी तरह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयरलैंड के बारे में। तो आयरलैंड जो है उसका भी हशर इंग्लैंड ने ऐसे ही किया। इसमें भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में जो है आयरलैंड बटा हुआ था। जो नॉर्दर्न आयरलैंड था उसमें प्रोटेस्टेंट ज़्यादा थे बेटा, ठीक है। अब आयरलैंड, अंग्रेज़ों ने क्या किया, आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक का दर्जा दे दिया। यानी कि उनकी फाइनेंशियली भी हेल्प की और मिलिट्री भी हेल्प की, मिलिट्री तौर पर भी उनको सैनिकों से हेल्प करवाई और उनको बहुसंख्यक का दर्जा दे दिया। लेकिन जो सदर्न आयरलैंड था, वहाँ पर कैथोलिक धर्म के लोग ज़्यादा थे। उन लोगों को दबाने में जो नॉर्थ आयरलैंड के लोग थे, उन्होंने, उत्तरी आयरलैंड के लोगों ने किनका साथ दिया,
इंग्लिश का साथ दिया, यानी कि इंग्लैंड का साथ दिया, और उनकी हेल्प से इनको जो दक्षिण आयरलैंड था उनको दबाने में ये सफल रहे। और इसमें जो विद्रोह किया था, जो भी विद्रोह करते थे नेचुरली है, हमने स्कॉटलैंड में पढ़ा कि जो कैथोलिक धर्म को मानते थे, जो पॉप को मानते थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की विचारधारा में मैंने पीछे भी बताया था आपको कि क्या डिफरेंस था कि एक बाइबल को मानता है, बाइबल, और उसकी जो पत्नी थी ईसा मसीह की, उसको मानता है, ठीक है। लेकिन जो कैथोलिक है वो किसको मानते हैं, चर्च को भी मानते हैं, पोप को भी मानते हैं, और बाइबल को भी मानते हैं, और पोप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अर्थ के ऊपर वही भगवान है। तो थोड़ा सा इनकी विचारधारा में जो है डिफरेंस है, इसलिए ये जो धर्म है क्रिश्चियन धर्म वो दो भागों में बटा हुआ है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अब इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट ज़्यादा है, आयरलैंड में भी जो नॉर्थ पार्ट है उसमें भी प्रोटेस्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो हर जगह पर प्रोटेस्टेंट भी मिलते हैं, कैथोलिक, जैसे हमारे हिंदू धर्म में कोई शिव को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, तो हिंदू धर्म, ऐसी ये क्रिश्चियन धर्म है, लेकिन इनकी विचारधारा में थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, ठीक है, कोई मूर्ति पूजा का खंडन करता है, जैसे कबीर जी। तो ऐसे इनमें भी आपस में कभी विचारधारा मिली नहीं थी, और उसी का ही फ़ायदा जो है इन शासकों ने उठाया था। तो उन्होंने जो उत्तरी आयरलैंड का हिस्सा था जिसमें प्रोटेस्टेंट ज़्यादा थे, उनको बहुसंख्यक का दर्जा दिया, और दक्षिण जो आयरलैंड था उनको दबाने में उन्होंने इंग्लैंड की हेल्प की। इसमें वॉल्फ टोन अंडरलाइन करें, उसने 1798 में एक विद्रोह किया, किसके विरुद्ध, इंग्लैंड के विरुद्ध, ठीक है, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उसने हिम्मत तो की कि हम नहीं मानते कि हम आयरलैंड जो है, हमारा जो हिस्सा है, क्षेत्रफल जो है वो इंग्लैंड में मिलाया जाए। तो उसने विद्रोह किया, लेकिन वो असफल रहा, और 1801 ईस्वी में आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। स्कॉटलैंड को एक्ट ऑफ यूनियन बनाया गया, और इसमें 1801 में आयरलैंड को जो है यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया। अब ये जो ग्रेट ब्रिटेन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, यूनाइटेड किंगडम में बेटा, और ये पूरा एक ब्रितानी राष्ट्र बन गया बेटा। और इस पर जो आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। आंग्ल संस्कृति क्या है, जो इंग्लैंड की अपनी लैंग्वेज है, अपनी संस्कृति है, अपनी ड्रेस कोड है, अपना नेशनल फ्लैग है, वो सारा जो है इन लोगों को भी मानना पड़ा। जो ब्रितानिक झंडा है यूनियन जैक जैसा है, ठीक है, और राष्ट्रगान भी इनको यही बोला गया कि आप यही राष्ट्रगान को मानोगे, गॉड सेवर और नोबल किंग। तो पुराने राष्ट्र जो हैं सभी को, जितने भी छोटे छोटे आइलैंड से, वेल्स था, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, दक्षिणी आयरलैंड, इन लोगों को मिलाकर क्या बन गया, यूके। इस प्रकार ये जो प्रोसेस थी वो लगभग 200 साल चली। 1688 से शुरुआत हुई थी, जिसमें संसद बनाई गई थी। देखो 1801 ईस्वी में जाकर आयरलैंड को जब मिलाया गया तो ये पूरा जो है यूनाइटेड किंगडम बन गया बेटा। तो यहाँ पर भी हमने एक राष्ट्र राज्य के रूप में देखा कि एक यूके बन गया, संसद भी है, और इंग्लैंड के राजा का भी उस पर राज है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्र की दृश्य कल्पना बेटा। अब राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या है कि राष्ट्र को जो प्रतिबिंबित कर रहा है, शो कर रहा है। कोई भी हम पिक्चर ले लेते हैं, जिसमें हमने फ्रांस की क्रांति में 9th में भी पढ़ा था, बहुत सारे सिंबल्स थे, ठीक है। कुछ टोपी देखी हमने, टूटी हुई बेड़ियाँ, जो चेन्स थी, हथकड़ी थी, ठीक है। तो मारियान, जर्मेनिया, ये जो क्या कह सकते हैं, महिला जो फिगर थी, यानी राष्ट्र को पर्सोनीफाई किया गया एक पिक्चर के द्वारा, एक प्रतीक के रूप में। जो ये महिलाओं का रूप लिया गया, ये हकीकत में असल में कुछ नहीं है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल लें, अगर हम भारत की बात करते हैं, जब भारत में भी राष्ट्रवादी भावनाएं फल फूल रही थी, तो उस वक्त राष्ट्र को एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया, भारत माता। तो जो लेडी दिखाई गई है भारत माता के रूप में, क्या वो असल में थोड़ा है, यानी कि पर्सोनिफिकेशन करना, राष्ट्र को एक चेहरा देना और उसकी जो है एक पहचान बना देना। अगर भारत माता की बात करते हैं तो वो किस राष्ट्र का चेहरा है, वो भारत का चेहरा है।
ऐसे ही जो नेशन स्टेट बनते गए तो उन्होंने अपने सिंबल्स बनाए। जो सिंबल्स हमने पढ़े हैं तो वही राष्ट्र को एक दृश्य, एक विजुअलाइजेशन देता है, और ये एक इमेजिनेशन है। यानी कि बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को कहना, उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन करना, यानी एक पर्सन के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में उसको रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पर देखो 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का क्या कर दिया, मानवीकरण, यानी राष्ट्र को एक पर्सन के रूप में दिखाया गया। ठीक है, सबने अपनी एक एक आइडेंटिटी बना दी। हम कहते हैं ना, किसी शासक को या किसी राजा रानी को एक चित्र के रूप में दिखा सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एक देश को राजा रानी के रूप में तो नहीं दिखाया जा सकता। हम कहें कि प्रधानमंत्री मोदी को दिखा दें भाई यही भारत है, तो ये जो है पॉसिबल नहीं हो सकता। एक व्यक्ति की, एक राजा की, एक सरकार की जो है मूर्ति बनाना आसान है, लेकिन राष्ट्र, पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से सिंबल्स लिए जाएं, ये एक अलग बात है बेटा। तो जो कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, जैसे फ्रेडरिक सोरियो ने भी एक इमेजिनेशन की थी, एक कल्पना की थी कि आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं वो कैसे दिखेंगे, उनमें जनतंत्र होगा, गणतंत्र होगा या राजतंत्र ही कंटिन्यू रहेगा। तो उसने एक इमेजिनेशन की। ऐसे ही 18-19 सेंचुरी के अंदर कलाकारों ने राष्ट्र को मानवीयकरण का रूप दिया। और अगर हम इसको समझे कि देश को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे कोई व्यक्ति ही हो, व्यक्ति नहीं है, एक जस्ट इमेजिनेशन है, और राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए नारी रूप को चुना गया, और असल जीवन में कोई महिला नहीं थी, यानी महिला के रूप में जैसे भारत माता ली, तो महिला को इम्पोर्टेंस दी गई कि यहाँ पर सब इक्वल है। इवन कि महिलाओं को भी इतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी पुरुषों को है। फ्रांस की हमने क्रांतियाँ पढ़ी, देखो तीनों रेवोल्यूशन के अंदर उदारवादियों ने बिल्कुल भी राइट टू वोट जो है महिलाओं को नहीं दिया गया। इवन कि उनको पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ थी उसमें भी वो पार्टिसिपेट करना चाहती थी, लेकिन उनको कोई पोस्ट नहीं मिली, कोई मीटिंग में उनकी बात की वैल्यू नहीं पड़ती थी बेटा। तो यहाँ पर जो महिला का चित्र लिया गया है उसको एक दृश्य कल्पना के रूप में चुना गया है, तो यही शो करता है कि इस राष्ट्र में सभी लोग समान हैं, महिलाओं को भी उतना सम्मान दिया जाता है, उतना ही रिस्पेक्ट सोसाइटी के अंदर है जितना कि पुरुष को बेटा। तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया, यानी नारी को छवि राष्ट्र का रूपक बन गई, यानी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया नारी के रूप में। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्रता जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, एक महिला के हाथ में घोषणा पत्र था, एक हाथ में उसके मशाल थी, तो ये नारी रूपक था बेटा। और एक हाथ में उसके क्या था, एक वेइंग मशीन थी, उसके हाथ में तराजू था, यानी कि न्याय की देवी के रूप में उसको दिखाया गया। तो ऐसे ही जो आदर्श थे उनको वस्तुओं या प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया गया। स्वतंत्रता का प्रतीक जैसे हमने लाल टोपी, फ्रांस के जो लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई थी, या जो हमने रॉबस्पियर का टाइम पीरियड पढ़ा उसमें उन्होंने अपनी ही अलग एक ड्रेस कोड बना दी थी। तो लाल जो है वो क्रांति का प्रतीक होता है बेटा, लाल रंग, तो लाल टोपी पहनने लग गए। टूटी हुई जंजीर क्या थी कि वो गुलामी जो है, वो ज़िंदगी जो गुलामी की ख़त्म हो गई, और इंसाफ को एक महिला के रूप में जो है शो किया गया है। उसकी आंखों पर क्या बंधी हुई है, पट्टी, और हाथ में उसने क्या लिया हुआ है, वेइंग मशीन। तो ये सब जो है एक दृश्य कल्पना है, महिला के रूप में दिखाई गई है कि राष्ट्र जो है इंडिपेंडेंट है। इसी प्रकार नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में इसे क्या नाम दिया गया, मारियान। जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित करती है ये मारियान पिक्चर बेटा। और यह जो चिन्ह था स्वतंत्रता और गणतंत्र को भी शो करते थे, जो भी सिंबल लिए गए थे, लाल टोपी, तिरंगा, कलगी। मारियान की प्रतिमाएं जो थी वो चौक के ऊपर लगाई गई ताकि जनता को भी राष्ट्रीय जो एकता है उसका जो प्रतीक महिला है वो उनको पता चले, ताकि लोगों को पता चले कि वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं।
और यही जो मारियान की छवि थी उनको सिक्कों डाक टिकटों पर भी अंकित किया गया। ये सामने जो पिक्चर दिख रही है ये मारियान की पिक्चर है। देखो एक हाथ में स्वॉर्ड है, उसके तलवार है, ठीक है, भाला है, यानी शक्ति का प्रतीक भी है महिला, ठीक है। और मारियान को इसी तरह जर्मेनिया, जो जर्मनी में महिला का जो एक बनाया गया है प्रतिबिंब, उसको छवि जो है महिला की, उसका नाम क्या रखा है, जर्मेनिया। मारियान कहाँ की है, फ्रांस की। और जर्मेनिया किस राष्ट्र को प्रतिबिंबित करती है बेटा, जर्मनी को। इसके सिर पर एक मुकुट है और जो बलूत वृक्ष का बना हुआ है। बलूत जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे जो है उस साइड में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको एक क्राउन के रूप में रखा गया। और ये किसका प्रतीक है, वीरता का प्रतीक। ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि जो बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट है वो किसका प्रतीक है, वीरता का प्रतीक। अंडरलाइन कर लें। अब यहाँ पर रूपक अलंकार आप हिंदी में पढ़ते हो। रूपक अलंकार में क्या होता है, किसी को बढ़ा चढ़ा के उसकी प्रशंसा करना, प्रेज करना, किसी अमूर्त विचार को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए जो है उसको शो करना। इसके शाब्दिक अर्थ है एक प्रतीकात्मक, ठीक है, यानी कि वो है नहीं है लेकिन उसको एक प्रतीक के रूप में शो करना। ये कुछ सिंबल जो है हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। टूटी हुई बेड़ियाँ किसको शो करती हैं, आज़ादी को। बाज शाब कवच ये जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति है। मुकुट किसका है, बहादुरी का प्रतीक है। तलवार यानी कि वो शांति चाहते हैं लेकिन हमेशा युद्ध के लिए भी तैयार हैं। अगर कोई युद्ध करेगा तो वो जवाब देंगे। और जैतून की डाली है शांति की चाह, यानी तलवार के ऊपर हमने अभी देखी थी ये देखो, ये जैतून की एक डाली लगी हुई है, यानी कि तलवार हमेशा तैयार है उनकी, लेकिन वो शांति भी चाहते हैं बेटा। ये काला लाल सुनहरी रंग जो है वो किस झंडे में है, ये जर्मन राज्य का जो झंडा है जर्मनी का, काला लाल और सुनहरा। इसी तरह जो उगता हुआ सूर्य है वो एक नए युग का सूत्रपात करता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक रह गया हमारे बुक का। ये जो इमेजेस दी गई हैं बेटा इनको आपने अच्छी तरह से रीड करना है। लास्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन